गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। मैं सबसे पहले अपने गुरु श्री विजेंद्र सिंह नेवरी को चरण स्पर्श करता हूं। उनके द्वारा ज्योग्राफी का मुझे बहुत ज्ञान दिया गया, जिसके कारण आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अपना पाठ चला था क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी में कल अपनों ने क्लाइमेटोलॉजी के बारे में अपना पूरा विस्तार से जाना, और आज अपने उसका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहीं या इसको वायुमंडल। वायुमंडल, अब वायुमंडल है क्या चीज, इसको पूरा अपने एक एक चीज खोल के देखेंगे। एटमॉस्फेयर में है क्या चीज, देखिए इधर। ये अपनी क्या है, अर्थ। सबसे पहले अर्थ की बात करें, ये क्या है अपनी अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में, ये वाला जो सराउंडिंग है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, ये वाला जो अर्थ है, अर्थ के बाद ये वाला कहलाता है एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में अपने देखें कि मुख्य रूप से क्या चीज पाई जाती है। सबसे पहले तो आपको मिलेगा इसमें, आपको सर इसमें मुख्य रूप से मिले गैसेस, यानी गैसें। दूसरा मिलेगा इसमें डस्ट पार्टिकल, डस्ट यानी जो धूल कण। और तीसरी इसमें मिलेगी आपको वेपर, वेपर यानी वाष्प। ये जो अर्थ में चारों जो सराउंडिंग में ये तीन चीजें, गैसेस, डस्ट पार्टिकल और कौन सा जो वाटर वेपर है, जो वाष्प के कण, ये सारे के सारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर आपको मिले। ठीक है। अब ये गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये अर्थ के चारों किस कारण से टिके हुए, किस कारण से टिके हुए। अब और भी अपने प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, जुपिटर है, बहुत सारे प्लैनेट है, यानी गैसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। तो ये वाला जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, यानी जो अपना गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या यहां पर हेल्ड है, क्या चीज, गैसेस, धूलकण और कौन सा वाटर वेपर। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये गैसेस टिकी हुई। तो ये क्या अपना एटमॉस्फेयर। अपने डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, यहां पर अपने लिखते हैं डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या। आपने लिखेंगे सराउंडिंग ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वेपर held to the earth by gravitation, called एटमोस्फियर। यानी सराउंडिंग, एक सराउंडिंग है किसके, अर्थ की, यानी सराउंड यानी घेरा चक्कर है ऑफ गैसेस का, डस्ट का और कौन सा वेपर का। ये हेल्ड है यानी रुकी हुई यहां पर द अर्थ पर, बराए बाय किसके, ग्रेविटेशन के, यानी गुरुत्वीय बल के। इसी को क्या बोलेंगे अपने, एटमोस्फियर। क्या बोलेंगे, एटमोस्फियर। ये हमारी क्या होगी, परिभाषा होगी हिंदी में। लिखिए गैस, धूल कण तथा वाष्प, यानी गैस, धूल कण से बना आवरण जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के कारण टिका है। इसे वायुमंडल कहते हैं, यानी वायुमंडल कहलाता है। यानी गैस, धूलकण, वाष्प से बना आवरण, ये जो आवरण है जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय है यानी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपने
क्या बोलेंगे, वायुमंडल। तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये क्या, अपनी अर्थ। इस अर्थ पर देखें, यानी अपना जो एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल कहां तक पाया जाता है, यानी कहां तक इसकी रेंज। इसकी मैक्सिमम रेंज की बात करें, इसकी मैक्सिमम रेंज तो कितनी है, 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर क्या है, आप यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम रेंज। यानी अधिकतम सीमा। यानी वायुमंडल की अधिकतम सीमा कितनी है, 10,000 किलोमीटर। ये जो अर्थ है, ये जो अपनी क्या है, अर्थ। अर्थ में अपने 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, ये जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई, यहां से अपने लिख सकते हैं 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर क्या है, कर्मन लाइन है। कर्मन लाइन, जिसका आप लोगों ने कल जिक्र किया था, कर्मन लाइन, कर्मन रेखा। आपको सर कर्मन रेखा कहते हैं। इस कर्मन रेखा के जस्ट ऊपर ये वाला, ये अपना क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पेस, जिसको आप क्या बोलते हो, अंतरिक्ष। यानी 100 किलोमीटर के बाद क्या है, स्पेस यानी अंतरिक्ष है। और 100 किलोमीटर कर्मन रेखा के अंदर है जो, ये अपना क्या है, एटमोस्फियर। यहां लिख सकते हैं अपने, यानी कर्मन रेखा, रेखा के बाहर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अब जो अपना एटमोस्फियर है, इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यानी लाभ क्या है, वो अपने देखेंगे। यहां लिख देते हैं एडवांटेज, यानी इसके क्या लाभ है। यानी अर्थ के चारों ओर क्या है, अपना जो एटमोस्फियर है, वायुमंडल है, इससे कुछ ना कुछ लाभ तो होंगे। तो ही तो अपने स्टडी कर रहे हैं, तो ये अपने इस अर्थ पर क्या सराउंडिंग के अंदर रह रहे हैं, तो इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ लाभ है। उस लाभ के बारे में जानेंगे अपने। सबसे पहले काम है इसका विंड ओरिजिनेट। विंड ओरिजिनेट यानी पवन, पवनों की उत्पत्ति करते हैं। पवन की उत्पत्ति विंड ओरिजिनेट करते हैं। दूसरा इसका क्या काम है, टेम्परेचर, जो एनर्जी यानी तापमान और जो ऊर्जा, इसका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। आपने लिख सकते हैं ऊर्जा का वितरण। वितरण। तीसरा अपने लिख सकते हैं, और क्या एडवांटेज हो सकते हैं, वाटर सर्कुलेशन, यानी समुद्र के अंदर जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, वाटर चलता है, जो अपने टाइड पड़ते हैं, ज्वार भाटा पड़ते हैं, ये सारा का सारा इसी में आएगा। वाटर सर्कुलेशन यानी जल का जो संचरण है, यहां पर जल संचरण लिख सकते हैं, वाटर सर्कुलेशन में काम आता है। और अपने बात करें 4 नंबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल रेज, यानी जो घातक किरणें, घातक हानिकारक जो किरणें, अल्ट्रावाइज से हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। कौन के साथ प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है, कौन, एटमोस्फियर। और क्या करता है, 5 नंबर पर अपने करते हैं विजिबिलिटी, यानी जो दृश्यत है, जो अपने दिखाई दे रहे हैं, यानी ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है,
ये सारे अपने को चारों तरफ हर चीज अपने को चमकती हुई दिखाई देती है। ये जो विजिबिलिटी दृश्यता है, ये भी किसी के कारण संभव है, आपने कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के कारण है। इसी के अंदर क्या काम, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी जो वृष्टि, ये भी किसके कारण संभव है, आपने कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के कारण। और अपने विजिबिलिटी आ गया, प्रेसिपिटेशन आ गया, वाटर सर्कुलेशन आ गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल एजेंट, विंड ओरिजिनेट आ रहा है, और जो इसी के कारण अपने यहां पर इस अर्थ पर क्या है, जिंदा है, जिंदा है ना। तो लाइफ पॉसिबिलिटी, यानी जो जीवन की जो संभावना है, ये भी किसी के कारण संभव है, अपने कह सकते हैं इसी वायुमंडल के कारण ही संभव है। क्योंकि जितने भी प्लानेट हैं, किसी प्लानेट पर भी क्या है, लाइफ पॉसिबिलिटी नहीं, ओनली फॉर कहां पर है, अर्थ पर है। अर्थ पर क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है, एटमोस्फियर पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। और वायुमंडल में क्या चीजें, आप लगे गैसेस, डस्ट पार्टिकल, और क्या है, वाटर वेपर। ये सबसे पहले इनके क्या पढ़ लिए अपनों ने, एडवांटेज पढ़ लिए। विंड ओरिजिनेट भी करता है, पवन की उत्पत्ति करता है, ऊर्जा का वितरण भी करता है, वाटर सर्कुलेशन करता है, प्रोटेक्शन हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है। विजिबिलिटी दृश्यता, जो चारों तरफ चीजें हमको चमकती हुई दिखाई देती हैं। प्रेसिपिटेशन, वृष्टि में लाइफ पॉसिबिलिटी, जीवन की संभावना, ये सारे सारे अपने क्या है, वायुमंडल के एडवांटेज है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसी एटमॉस्फेयर के अंदर, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओरिजिन ऑफ वायुमंडल की उत्पत्ति। अब देखेंगे अपने वायुमंडल का ओरिजिन कैसे हुआ, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रारंभिक अवस्था में क्या थी, अर्थ, अर्थवादी क्या थी, एक फायर बॉल थी, अर्थवादी क्या थी, फायर बॉल। ये अर्थ, यानी जो प्रीमिटिव स्टेज थी, जो प्रारंभिक अवस्था थी जब अर्थ बनी थी, उस टाइम की बात कर रहे हैं। अर्थवादिक फायर बॉल, आग का गोला थी, पूरा ये सारा सारा लिक्विड के अंदर था, आग का गोला बना हुआ पूरा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी कूलिंग स्टार्ट हुई, यानी जैसी फायर बॉल, कोई भी चीज है आपने गर्म करते उसको साइड में अपने रख देते, तो कुछ धीरे 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 उसकी बाहर वाली परत पहले क्या होती है, ठंडी, फिर धीरे 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 क्या होती है, अंदर वाली। इसी प्रकार अर्थ भी क्या हो रही थी, ये वाली जो लेयर है, अर्थ की लेयर बाहर वाली क्या होने लगी, यानी कूलिंग होना स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग कूलिंग, यानी ड्यूरिंग कूलिंग, यानी ठंडे होने के दौरान, ठंडे होने के दौरान क्या हुआ, यानी जो दो गैसेस, फर्स्ट स्टेज बता रहा हूं मैं इसकी, यानी फर्स्ट ड्यूरिंग कूलिंग, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, हाइड्रोजन और कौन सी, हीलियम गैसें, ये अपनी अर्थ से क्या कर गई, एस्केप कर गई, एस्केप यानी पृथ्वी को छोड़ के चली गई। यानी ड्यूरिंग कूलिंग, ठंडे होने के दौरान जो हल्की गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ये अर्थ से क्या कर गई, एस्केप कर गई, यानी पृथ्वी को छोड़ दी, पृथ्वी को छोड़ दी। फिर क्या हुआ भाई साहब, दूसरी स्टेज में क्या हुआ, दूसरी स्टेज में ये कूलिंग जब हो रही थी, जब बाहर वाली परत जब क्या हो रही थी, कूलिंग हो रही थी, अब जब बाहर वाली परत क्या थी, कूलिंग यानी ठंडी हो रही थी, यानी जो लेयर पपड़ी बन रही थी बार बार ठंडी होगा, और अंदर क्या था, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर था। इसके कारण क्या हुई, वोल्केनिज्म की प्रोसेस हुई, इसकी हुई वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म, इसको ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया। इस ज्वालामुखी क्रिया से क्या हुई, रिलीज हुई, क्या रिलीज हुआ,
एक तो कह सकते हो सर आप CO2 रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी रिलीज हुई N2 नाइट्रोजन गैस, और तीसरा क्या रिलीज हुआ, वाटर। ये तीनों चीजें क्या हुई, रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर। अब अपने कह सकते हैं आपको सर CO2 कहां से आई, तो आपको सर वोल्केनिज्म प्रोसेस से फर्स्ट टाइम। नाइट्रोजन कैसे आई अर्थ पर, यानी वोल्केनिज्म प्रोसेस से। वाटर कैसे आया, वोल्केनिज्म प्रोसेस से आया। तो ये सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या हुई, ये CO2 N2 और कौन सा, वाटर रिलीज हुई। देखो ये बातें अपने लिख लेते हैं पहले, फिर अपने इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इन primitive stage earth was a fireball। क्या थी, एक आग का गोला थी। एंड डूइंग कूलिंग रेगुलरली। यहां लिख सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी आग का गोला थी, और लगातार क्या होती रही, ठंडी होती, और लगातार ठंडी हो रही थी। ये क्या थी, प्रारंभिक अवस्था थी। अब देखिए अपने बात करें प्राइमरी। जो प्रारंभिक वातावरण, प्रारंभिक वातावरण में क्या हुआ, देखिए मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट स्टेज के अंदर, जो मैंने यहां पर 1 नंबर लिखा था, 1 नंबर ये रहा। यानी हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन और जो हीलियम ड्यूरिंग कूलिंग, यानी ठंडे होने के दौरान हाई मूवमेंट से, यानी तेज गति से, तेज गति से क्या कर गई, एस्केप कर गई, तेज गति से क्या कर गई, एस्केप। यानी प्राइमरी जो प्रारंभिक वातावरण था, जो प्रारंभिक वातावरण था, हाइड्रोजन और हीलियम गैस ड्यूरिंग ठंडे होने के दौरान हाई मूवमेंट, तेज गति से अपनी अर्थ को क्या कर गई, छोड़ गई। तो इसी को अपने लिख लेते हैं। ठंडे होने के दौरान तेज गति से पृथ्वी को छोड़ दी। किसने छोड़ दिया, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर अपने सेकेंडरी एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। इधर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपना सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कैसा था, देखिए द्वितीयक वातावरण, वोल्कनिज्म कंडक्ट इन अर्थ, क्या हुई, ज्वालामुखी क्रिया।
क्या हुई, ज्वालामुखी क्रिया हुई। इस ज्वालामुखी क्रिया होने के दौरान क्या हुआ था, अब सर N2 नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा अपने बात करें जो अपने पास वेपर, वाष्प, ये तीनों क्या हुए, प्रोड्यूस। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या हुए, ये तीनों, ये अपना सेकेंडरी एटमॉस्फेयर था। अब क्या हुआ, जो वाटर वेपर थी, देखो अब ये जो वाटर वेपर थी, जलवाष्प थी, ये जलवाष्प धीरे धीरे कहां, अपने एटमॉस्फेयर में चले, कहां चलेगी, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जाके ऐसा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जाके ऐसा क्या हुआ, आप उस कहोगे सर कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन से क्या हुई, रेनफॉल, यहां लिख देता हूं आपको, ये मिटा दूं एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो फिर। देखो ये जो वेपर थी, इस वेपर का टेम्परेचर, इस वेपर का जो टेम्परेचर डिक्रीज, तापमान कम हुआ, वेपर से क्या हुई, कंडेंसेशन। सही स्पेलिंग, कंडेंसेशन, ठीक। कंडेंसेशन यानी संघनन की क्रिया। कंडेंसेशन से क्या हुई, रेनफॉल, वर्षा। वर्षा का वाटर कहां बढ़ा, क्रेटर के अंदर। क्रेटर यानी जो ज्वालामुखी के मुख थे, उनके अंदर क्या हुआ, क्रेटरों में पानी भर गया, और इन क्रेटरों से पानी भरने से क्या बने, अपने सी बने, यानी समुद्र बने, और बहुत सारे क्रेटर आपस में मिलकर क्या बन गए, अपने महासागर बन गए, समुद्र बन गए। देखिए यहां देखिए, कंडेंसेशन से क्या बने, यहां बनेंगे क्लाउड, ये बताना भूल गया। और क्लाउड से क्या होगी, रेनफॉल। देखिए वाटर वेपर थी, ऐसा क्या हुआ, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से क्या बने, क्लाउड बने, और क्लाउड ने क्या की, रेन कराई, रेन वर्षा। और रेन का वाटर कहां भर गया, इन क्रेटर में भर गया। कहां भर गया, इन क्रेटर के। क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख जो क्रेटर है। अब इसमें लिख देते हैं, अब देखो बाद में क्या हुआ, क्रेटर बने, एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन थी, यहां लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, इसमें नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in crater water। आप लिख सकते वायुमंडलीय CO2 व N2 क्रेटर के पानी में मिली। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन और CO2 था ना, ये किस में मिली, इन क्रेटर के वाटर में, N2 और CO2। फिर क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। और साइनोबैक्टीरिया क्या था, पृथ्वी पर पहला जीव, पृथ्वी पर हम कह सकते हैं पहले जीव की उत्पत्ति हुई। तो ये सबसे पहले फिर क्या हुआ, पृथ्वी पर जीव की क्या हुई, उत्पत्ति हुई।
इसी साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया आगे चल, ध्यान देना इधर, जो यहां लेके आते हैं अपने, इसी जो साइनोबैक्टीरिया, इसी साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी क्या किया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बने, क्या बनी, ऑक्सीजन। ये सारी जो प्रोसेस थी, ये सारी प्रोसेस थी, ये कैसी प्रोसेस थी, यहां अपने यहां इस प्रकार से बना के लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया के दौरान। दोबारा देखो इसको, देखो ज्योग्राफी सीखना ढंग से सीखना है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सीखना है, तो इसी प्रकार अपने को सीखना। वीडियो लंबी बहुत हो सकती है, लेकिन हर चीज को डिफाइन किया गया है भी, पृथ्वी पर जीव कैसे आया, क्योंकि कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, इन एटमोस्फियर के चैप्टर में, लेकिन जब बीच में बात आ जाती है तो समझा दिया जाता है। ये देखो सेकेंडरी एटमोस्फियर में क्या होता, जो अपने को पता था, पहले प्राइमरी के अंदर क्या हुआ था यानी हाइड्रोजन हीलियम गैस एस्केप कर गई। सेकंड में क्या हुआ, वाटर वेपर थी, इसका क्या हुआ, कंडेंसेशन, संघनन हुआ, तो क्या बने, क्लाउड, बादल बने, बादल से क्या हुई, रेनफॉल, और जो रेनफॉल जो वर्षा हुई, ये कहां कहां पर, ज्वालामुखी के मुख पे हो रही थी, तो क्रेटरों के अंदर क्या हुआ, पानी भर गया। तो यही बात मैंने लिखी है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर क्या हुआ, क्रेटर में पानी भरने के दौरान एटमोस्फेयर नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन क्रेटर वाटर, ठीक है, इन CO2 और N2 क्रेटर के वाटर में डिसॉल्व होगी, यानी घुल गई, घुल गई तो क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया का क्या हुआ, ओरिजिनेट। ये क्या था, पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति हुई, इसी साइनोबैक्टीरिया ने क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या हुई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, और इसी ऑक्सीजन को, ये सारी प्रोसेस यहां से लेकर अपने ये वाली प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रिया। अब अपने पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस क्या हुई, केमिकल प्रोसेस भी अपने पढ़ेंगे अभी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिकल प्रोसेस है क्या, यानी रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया से क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन का प्रकाश की उपस्थिति में, ये टूटा, कैसे टूटा, देखिए ये जो हमारे पास ऑक्सीजन थी O2, H न्यू, यानी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में टूटा, तो ऑक्सीजन के दो कण टूटे, यानी ऑक्सीजन टूट गया प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए O2 पर जब सनलाइट प्रोड्यूस हुई, ये सनलाइट दो टुकड़ों में बन गई, ये दो कण है, इसमें दो कण, इसको क्या बोले, नेक्सेंट ऑक्सीजन, नेक्सेंट ऑक्सीजन, जिसको अपने बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नेक्सेंट ऑक्सीजन में टूट गया। अब इसने क्या किया आगे, इसी नेक्सेंट ऑक्सीजन ने किसके साथ, O2 के साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया, O2 के साथ बॉन्ड बनाकर क्या किया,
O3 का निर्माण किया। क्या किया? O3, जिसको बोलते हैं अपने ओजोन। ओजोन, और ओजोन फिर आगे वापस टूट गया, ठीक है, वापस टूट गया O2+O, फिर उसने ओजोन के कण बनाए। तो ऑक्सीजन देखो, केमिकल प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीजन ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में टूटा, नेक्सेंट ऑक्सीजन बने अपना, इस नेक्सेंट ऑक्सीजन ने वापस O2 के साथ रिएक्शन की, तो बॉन्ड बनाकर क्या बना? O3 यानी ओजोन का निर्माण किया। इसी बात को अपने लिख लेते हैं। इन साइक्लिक ऑर्डर O3 formed and destroyed by chemical process, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का O3 का निर्माण और विनाश होता है, और विनाश, देखो इसका फॉर्मेशन भी हो रहा है यहां पर, और आगे O3 वापस भी O2+O में फिर टूट जाएगा। तो यही बात लिखी मैंने, इन साइक्लिक ऑर्डर, एक चक्रीय प्रक्रिया के दौरान O3 का फॉर्मेशन भी होगा एंड डिस्ट्रॉयड भी होगा, बनेगा भी और टूटेगा भी, यानी कौन सी? रासायनिक प्रक्रिया का एक चक्कर चलता रहेगा। और इसी साइक्लिक ऑर्डर, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बच्चों चैंपमैन साइकिल। चैंपमैन चक्र, यानी सबसे पहले चैंपमैन नाम के व्यक्ति ने इसको बताया था, तो इसे चैंपमैन चक्र कहा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिए, एक साइड में एक चीज और लिख लो आप। देखो ओजोन है, जो ओजोन बनेगी भी और क्या होगा? इसका डिस्ट्रॉय भी होगा, ठीक है, ओरिजिन भी होगा ओजोन का, और क्या होगा? डिस्ट्रॉयड भी होगा। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉयड को क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लेशन। डिप्लेशन, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं ओजोन क्षरण, यानी ओजोन का टूटना क्या कहलाता है? ओजोन क्षरण। तो स्टूडेंट, वो थी बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये कौन सी थी? केमिकल प्रोसेस से क्या हुआ? ओजोन का निर्माण हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। इस वायुमंडल के संगठन को अपने 3 पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे। सबसे पहले से पढ़ेंगे गैसेस, यानी जो गैसें, ठीक है, और दूसरा अपने पढ़ेंगे डस्ट, जो शुरू में आपको बताए थे डस्ट, और तीसरा अपने पढ़ेंगे अपने वेपर। इन तीनों चीजों को अपनों ने क्लियर करना है। डस्ट पार्टिकल्स क्या है, इनका क्या रोल है एटमॉस्फेयर में, वेपर का क्या रोल है, और अपने गैसेस का क्या रोल है अपने एटमॉस्फेयर में। इन तीनों को अपनों ने डिफाइन करना है, यानी 3 पार्ट में अपने को इस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये क्लियर कर लेंगे तो अपना कंप्लीट हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले अपने लेते हैं गैसेस लेते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक ले लेते हैं अपने गैसेस। गैसेस यानी गैसें, और सबसे पहले अपने गैसेस बहुत टाइप के, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, जिनॉन, बहुत सारी गैसें एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2O2, इन सभी में सबसे पहले अपने लेते हैं N2 गैस, नाइट्रोजन। आप लिख लेना नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है, इसके बारे में आपको पता ही, नाइट्रोजन
कैसे वायुमंडल में आई, तो अपने लिख सकते हैं कम्स इन एटमोस्फियर बाय वोल्केनिक प्रोसेस। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान वायुमंडल ठीक है, पहली बात हुई है। अब इसकी मैक्सिमम हाइट, यानी ये अपनी अर्थ से इसकी मैक्सिमम हाइट है, कितनी हाइट पर मिलती है, अपने कहेंगे 128 किलोमीटर की हाइट पर। तो यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम इसकी जो हाइट है 128 किलोमीटर। और क्या इसमें इसका एटमोस्फियर में अमाउंट क्या है, 78.1% इसका अमाउंट। यानी अगर 100% गैस है ना, इन 100% गैसों में 78.1 अकेली कौन सी है, नाइट्रोजन। तो इसके ब्रैकेट में अपने ये भी लिख सकते हैं हाईएस्ट अमाउंट इन एटमोस्फियर, यानी गैसेस का, गैस का हाईएस्ट अमाउंट किसका है, अपने कहेंगे इसी का N2 का। और क्या है और क्या है, डू नॉट यूटिलाइजेशन प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी प्लांट्स और पौधे और जो जीव जंतु हैं इनका इसका उपयोग नहीं करते, यानी पादप और जीव इसका उपयोग नहीं करते। ठीक है, और क्या एडवांटेज है, प्रोवाइडेड ऑफ एयर प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब ऐसे लिख दो, वायु दाब लिख दो सीधा, यहां वायु दाब का जो अनुभव होता है, यानी हवा चली, हवा चलने के बाद अपने को फील होगा, यानी हवा टकरा के गई, एसी चला, एसी से हवा आई, तो अपनी जो प्रेशर जो फील होता है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, अपनी नाइट्रोजन गैस। फिर और देख लेते हैं और क्या है इसका एडवांटेज है, यहां लिख देते हैं फायर कंट्रोल, आग पर नियंत्रण करती है, आग पर नियंत्रण भी इसी का काम है, इसका नाइट्रोजन का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। देखिए यानी किसी जगह पर क्या लगी, आग लगी, आग लगने के बाद क्या कहते हैं, जो अपने अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं, ये अग्निशामक यंत्र है, इस पे क्या करते हैं, अपने स्प्रे करते हैं। ठीक है, ये गोल होता ना, इस पे क्या करते हैं, अपने स्प्रे करते हैं। इस स्प्रे के अंदर क्या होती है, N2 और क्या होती है, CO2 गैस, दो होती है, N2 और कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सा, नाइट्रोजन। अब इन दोनों के अलग अलग काम है, क्या काम है, जो N2 क्या का रोल होगा, इस को क्या करना, एक आवरण बनाना, यानी कंट्रोल करना, या क्या करेगी, एक आवरण बनाएगी कौन सी, N2 गैस, यानी इसको फैलने नहीं देगी। और CO2 का क्या वर्क होगा, इसको बुझाने का काम, CO2 क्या करेगी, बुझाएगी इस आग को, और N2 क्या करेगी, इसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, और क्या काम है, रेस्पिरेशन में बात, श्वसन प्रक्रिया में देखिए, श्वसन प्रक्रिया में इसका क्या रोल है, यानी मानव गैस लेते हैं, यानी अपने सोते ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्षण क्षण के हमारे सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी और कोई गैस नहीं जाएगी, जाएगी सब कुछ जाएगी। देखो यहां पर देखें, अब तीनों ले लेते हैं, सबसे पहले N2 ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं और CO2, तीनों। N2 का अमाउंट कितना है, 78.1%,
और O2 कितना है 20.9% लगभग, CO2 0.03%। यानी जो ह्यूमन है ह्यूमन क्या करते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन यानी जो श्वसन लेता है, सांस लेता है, इनहेलेशन, ठीक है। जब श्वसन लेगा तो ये सारी N2 इतना अमाउंट हो जाएगा, O2 का इतना अमाउंट हो जाएगा और CO2 का इतना अमाउंट होगा। जब ये ह्यूमन एक्सहेलेशन करेगा, एक्सहेलेशन यानी सांस को जब बाहर छोड़ेगा तो N2 78.1% है, ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या आ जाएगा बाहर। O2 श्वसन प्रक्रिया भाग लेती है तो ये क्या होगा अपने श्वसन ले लेंगे और O2 लगभग कितना 18% मान लो बाहर आ गया, यानी 1-2% अपनी बॉडी ने क्या ले लिया अंदर। और CO2 जब बाहर निकालेंगे CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा 0.04% मान लो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन यानी जहरीली गैस है, तब बढ़ के क्या आ रही है बाहर आ रही है, तभी कहने CO2 को कम करो, तो ये CO2 का अमाउंट क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या नाइट्रोजन ने भाग लिया? नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया, नाइट्रोजन ने बिल्कुल भाग नहीं लिया। तो यहीं पर इसी को अपन लिख सकते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन, यानी श्वसन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, यानी श्वसन प्रक्रिया में इसका कोई रोल नहीं। और फायरो क्या करती है कंट्रोल करती है, ना कि इसको बुझाने का काम करती है। अब ये अपना लगभग नाइट्रोजन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, सारा मैंने समझा दिया। नेक्स्ट अपने एक और बात ही लिख लो इसकी, गैप फिलर गैस, रिक्त स्थान को भरती है, ठीक है। यानी गैप आ जाता है, कई बार एयर सारी उड़ के चली जाती है, ऐसे उड़ेगी, यानी वो अपने प्रोसेस पढ़ेंगे किस प्रकार से, यानी अर्थ से जब हवा उठेगी तो उसको फिलर गैस यानी जो रिक्त स्थान को जो भरेगी वो कौन सी है अपने पास नाइट्रोजन गैस। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। दूसरी गैस आ गई अपने ऑक्सीजन गैस, जिसको अपने किससे पार्ट डिनोट करते हैं O2 से। अब इसकी अपने हाईएस्ट हाइट की बात करें, यानी अपनी अर्थ से इसकी हाईएस्ट जो हाइट है वो कितनी है 120 किलोमीटर। दूसरी बात अमाउंट इन पहले ये देख लेते हैं कैसे बनी। बाय आपको पता है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी प्रकाश क्या हो रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या प्रोड्यूस होगी से बनी। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में समझा चुका हूं, उससे इसका क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ। अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट है इसका एटमोस्फेयर है 20 पॉइंट में 9% इसका क्या है अमाउंट है। इसी को क्या बोला जाता है गैस ऑफ लाइफ, जीवनदायी क्या है गैस, कौन सी ऑक्सीजन। क्यों है क्योंकि पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया में भाग लेती, श्वसन प्रक्रिया में भाग लेती है, इसलिए क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस।
एक और बात है इसकी, यहां पे लिख देता हूं, यानी आग जलाने में सहायक गैस, यानी हेल्पफुल ऑफ फायर बर्न, ठीक है, यानी आग जलाने में सहायक है। जैसे अपने क्या करते हैं, माउंटेन पे चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, माउंटेन, माउंटेन पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या अपनी आग नहीं जला सकते, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तभी क्या होगी, आग जलेगी। तो ये लिखा है आग को जलाने में सहायक है। जंगलों में आग लगी, आग लगी, जब हवा चलती है तो सारे जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आग को जलाने में क्या है, सहायक गैस है, कौन सी, ऑक्सीजन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट गैस की बात करते हैं। तीसरी गैस आ रही है ऑर्गन गैस। इसका ज्यादा अमाउंट लिख दो आप, 0.94%, और ये क्या, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करती। 4 नंबर पे बात करिए अपने CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अपने अमाउंट लिख देते हैं पहले। अमाउंट है एटमोस्फियर में 0.03% से 0.04% इसका क्या अमाउंट। फिर इसका और क्या रोल है, पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने समझाई थी, इसमें उसने क्या लिया था, भाग। तो ये भी बात अपने लिख देते हैं। पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेती। इसकी हाइट है, मैक्सिमम हाइट लिख रहा हूं मैं, ये 90 किलोमीटर, सॉरी परसेंटेज लिख दिया, यानी मैक्सिमम हाइट कितना, 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये गैस मिल जाती है। और क्या है, यहां बना देते हैं, आपको बता देता हूं पहले। देखो ये क्या है, अपने अर्थ, इस गैस का क्या रोल है, जब ये अर्थ से क्या होती है, रिलीज होती है, तो एक एटमोस्फेयर में एक हार्ड लेयर बना लेती है। क्या बनाती है, हार्ड एक लेयर बना लेती है, जिसको अपने CO2 लेयर कहते हैं। अब इस लेयर का क्या काम है, जो सनलाइट है, सनलाइट यानी जो आती है अपनी अर्थ पर, इसको क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। जब ये अर्थ से टकराकर जब वापिस जाती है, तो ये अर्थ क्या कर देती है, वापिस इसको भेज देती है, ठीक है। अर्थ क्या, यानी ये जो लेयर है, और ये लेयर क्या भेज देती है, वापस भेजेगी, तो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, जो अपने विश्व उष्णन की बात करते हैं, वैसी समस्या हमारे यहाँ। अपने यही बात ले लेते हैं, CO2 इज ए ग्रीन हाउस गैस, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस, कैसी है, ग्रीन हाउस गैस। अपोज द, यानी अपोज करती है, यानी वापस भेजती है, एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ,
यानी अर्थ से जो रिलीज की गई जो एनर्जी ये क्या करेगी, उसको अपोज करेगी, वापिस पृथ्वी की तरफ ही धकेलेगी, यानी बाहर नहीं जाने देंगी। तो इसको लिख सकते हैं पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा का विरोध करती है, विरोध करती, पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा का क्या करती है, विरोध करती है। इससे क्या होगा, वोल अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज, यानी संपूर्ण पृथ्वी का तापमान, संपूर्ण पृथ्वी का जो तापमान, तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इसी से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, इसको यहां लिख सकते हैं। यानी जिसको क्या बोलते हैं, विश्व उष्ण कहते हैं। ये भी तो ये था अपना किसा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या, पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या लेती है, भाग। समझा चुका हूं आपको पहले। हाइट इसकी क्या है, 90 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट है। CO2 कैसे, ग्रीन हाउस गैस है। अपोज द एमिशन एनर्जी फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो एनर्जी जाती है वापस, ठीक है, जो सनरेज आती है और जो टेरेस्ट्रियल रेज होती है, पार्थिव विकिरणें, इन पार्थिव विकिरणों क्या करती हैं, वापिस पृथ्वी का विरोध करती है, अपोज करती है। जब वापिस आएगी तो क्या होगा, पोल अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, ग्लोबल वार्मिंग। और वो पहले मैं बता चुका हूं, आग बुझाने का काम ये करती है। और कैसी है, एक टॉक्सिन गैसेस है, टॉक्सिन यानी जहरीली गैसेस में इसका नाम आता है। तो लगभग लगभग अपनों ने गैसेस कंप्लीट कर लिए। इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले गैसेस, और उसके बाद डस्ट पार्टिकल, और तीसरा बताया था वेपर। वेपर भी मैं लगभग बता चुका हूं, थोड़ा और कर लेंगे अपने इसमें। और डस्ट है, डस्ट धूल कण अपने अभी बचते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके कारण इतना ही टॉपिक अपने करते हैं, क्योंकि जब समझाते हैं ना, एक एक चीज को खोल के बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये कोई 10-15 मिनट की वीडियो नहीं है, हाँ भी 10 मिनट के अंदर पूरा एटमोस्फियर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ऐसी बात नहीं। इसको पूरा टू द पॉइंट एक एक चीज समझ में आएगी। फायर को कंट्रोल कौन करता है, बुझाता कौन है, ऑक्सीजन ना होगी तो क्या होगा, ये सारे सारे मैं टॉपिक एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। तो स्टूडेंट इसी को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जैसे दूसरे जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो इसका लाभ उठा सके। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद आज देखो नेट 4 बार क्लियर किया, ठीक है। पेपर वगैरह क्लियर होते नहीं होते कंपटीशन की वो बात अलग है, काफी पेपर दिए नहीं हो पाए, लेकिन आज मैं बिल्कुल कामयाब हूँ। पंजाब के अंदर लेक्चरर की पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये चीजें बस एक मन करता है पढ़ाने का, भी ज्योग्राफी में ज्यादा से ज्यादा सीखूं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और इसी तरह से अपने नोट्स कंप्लीट करिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, अपने हाथ से नहीं लिखोगे, तब तक ये बातें आपको क्लियर नहीं होनी। एक बार वीडियो देखी, 2-3 दिनों बाद दिमाग से बिल्कुल एस्केप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने हाथ से रिटर्न वर्क नहीं किया। इसको रिटर्न वर्क में लिखो एक बार, हाँ चाहे बाद में मत पढ़ो उसको, लेकिन एक बार हाथ से जब चीज निकल जाती है तो आपको बिल्कुल लंबे समय तक अपने को याद रहती है। तो थैंक यू स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट अपने अगली बात अगली वीडियो में करेंगे। बाय।